तो अभी हम आ गए स्कॉर्पियो क्लासिक की ड्राइविंग सीट पे और बात करते हैं कि ड्राइविंग सीट पर से आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो जैसे मैं गाड़ी को ऑन करूंगा तो यहाँ पे आप देखना कि ये जो स्पीडोमीटर टेकोमीटर है वो फुल स्वाइप करेंगे, उसके साथ सभी के सभी आपको जो डिस्प्ले का ऑप्शन है वो भी ऑन हो जाते हैं। उसके बाद जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो ये डेफिनेटली एमहॉक का एक नया जनरेशन है। तो यहाँ पे गियर नोब पे स्टीयरिंग पे आपको कहीं पे भी कोई भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप फर्स्ट गियर में डाल के जैसे ही आप क्लच पेडल पे से पाँव हटाओगे तो गाड़ी अपने आप चलने लगेगी। तो जो डीजल का जो डीएनए होता है वो इसमें बरकरार है, मतलब आपको एक्सीलरेटर पेडल के साथ काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लच पर यह गाड़ी उठने लगती है। अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो एमहॉक का नया जनरेशन वाला इंजन मिलता है जो कि काफी रिफाइन हो चुका है। इसमें एनवीएच काफी कम हो चुके हैं। जो डीजल का क्लैटरिंग नॉइज है वो आपको डेफिनेटली लोअर स्पीड पे फील होता है, पर जैसे ही आप थोड़ी बहुत ही हाई स्पीड करते हो 1000 आरपीएम को क्रॉस करते हो तो वहाँ पे इंजन है वो काफी रिफाइन हो जाता है। तो ये जो नया जनरेशन वाला एमहॉक इंजन है वो आपको 130 PS की पावर जनरेट करके देता है, जो कि अराउंड 3700 आरपीएम तक देता है। और जो टॉर्क है वो आपको यहाँ पे 300 Nm का मिलता है, और वो जो 300 टॉर्क है वो आपको 1500 से लेके आपको 2800 तक का टॉर्क बैंड आपको मिलता है। जो टॉर्क की डिलीवरी है ना वो काफ़ी अच्छी है। पुरानी स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में यहाँ पे 10 PS कम हो गए हैं और इसका जो कप वेट है वो अराउंड 2000 kg के आसपास है। तो डेफिनेटली आपको वो पावर की जो कमी है वो महसूस नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो टॉर्क डिलीवरी है ना वो बहुत ही अच्छी है इसमें। मतलब आपको लोअर आरपीएम पे से ही टॉर्क बहुत ही अच्छा मिलने लगता है और जो इसकी टॉर्क बैंड है वहाँ पे से सब सारा का सारा टॉर्क खत्म हो जाता है। तो आप इसके साथ अगर लोअर स्पीड में भी चला रहे हो तो भी आपको कोई भी पावर की कमी महसूस नहीं होने वाली है। उसके बाद हम इसके गियर बॉक्स के बारे में बात करें तो गियर बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है। थ्रो है इसके उतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं और कहीं पे भी गियर अटकता नहीं है। आप हर टाइम सही गियर में स्लॉट करने वाले हो और रिवर्स लेने में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो वहाँ पे गियर बॉक्स के बारे में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ट्रैक्टेबिलिटी के बारे में बात करें इस इंजन की तो ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। आप अगर हायर गियर में हो और लोअर स्पीड आपको करनी है तो वो कर सकते हो। जैसे मैं अभी 6th गियर में चल रहा हूँ और मेरी स्पीड अराउंड 16 के आसपास है, तो मेरे को गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ही एक्सीलरेटर पे पाँव रखूँगा तो गाड़ी है वहाँ से ही उठने लगेगी। और सेम अगर आप लोअर गियर में हो और स्पीड हायर करना चाहते हो तो भी इस गाड़ी के साथ पॉसिबल है। तो सिटी ड्राइविंग के लिए ये बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। आप सेम गियर में ही लोअर से लेकर हायर स्पीड तक काम कर सकते हो। तो वहाँ पे ट्रैक्टेबिलिटी के मामले में ये गाड़ी बहुत ही खरी उतरती है। उसके बाद अगर हम इसके विजिबिलिटी के बारे में बात करें तो विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहे आप ORVM की बात करो कि IRVM की बात करो, हर जगह से आपको प्रॉपर विजिबिलिटी इसके साथ मिलने वाली है। तो विजिबिलिटी में बहुत ही बढ़िया है गाड़ी। आपको बोनेट देखना है तो बोनेट भी मतलब पूरे का पूरा दिखाई देगा, चाहे आपकी हाइट कितनी भी क्यों ना हो। उसके बाद हम अगर बात करें अर्गोनॉमिक्स की तो अर्गोनॉमिक्स वाइज डेफिनेटली गाड़ी बहुत ही बुरी है। पहली चीज अर्गोनॉमिक्स में जो आती है उसकी बात करें तो इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको मिलती है। तो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मैं अगर गाड़ी चलाते चलाते मेरे को हाइट एडजस्ट करनी है और गाड़ी में अगर अंदर बैठ के हाइट एडजस्ट करनी है तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हाइट एडजस्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे हाथ डालना होगा। वो हाथ मेरे का जाएगा ही नहीं, तो मैं कैसे हाइट एडजस्ट करूँगा। उसके बाद हम ये टच स्क्रीन के बारे में बात करें तो आप टच स्क्रीन देख सकते हो कि ये मतलब टिपिकल एंड्रॉइड की जो स्क्रीन होती है वही दी गई है आपको। टच स्क्रीन का पोजीशन है वो रेगुलर गाड़ी आप जो देखते हो हुंडई के साथ, किया के साथ और बाकी मैन्युफैक्चरर के साथ देखा है तो टच स्क्रीन एक प्रॉपर पोजीशन पे होती है। यहाँ पे बहुत ही नीचे दी गई है। तो आप अगर ड्राइविंग करते समय आपको कुछ करना है तो आपको नीचे देखना पड़ेगा और वो जब देखने जाओगे तो आपका जो विजन है वो रोड पर से हट जाएगा। तो अर्गोनॉमिक्स वाइज वहाँ पे भी इश्यू है। बाकी आप छोटी छोटी बात करें तो मतलब कई सारे अर्गोनॉमिक्स के इश्यू है। जैसे कि हमने पीछे की कप होल्डर के बारे में बात किया था तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। वहाँ पे आप कुछ रख नहीं पाओगे, कप रखोगे तो उसमें से लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा। तो मतलब बहुत सारे इश्यू है अर्गोनॉमिक्स वाइज। तो वहाँ पे गाड़ी डेफिनेटली खरी उतरती नहीं है। बाकी यहाँ पे जो वाइपर इंडिकेटर के कंट्रोल जो आपको मिलते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप डेफिनेटली इजीली एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद अगर हम इसके एनवीएच के बारे में बात करें तो एनवीएच डेफिनेटली काफ़ी मतलब इंप्रूव हो गई है पुरानी स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो नई जनरेशन वाला इन लोगों ने एमहॉक इंजन दिया गया है तो वो मतलब उतनी नॉइज़ नहीं करता है। डीजल का जो आपको क्लटर है वो महसूस नहीं होने वाला है, तो वो एक अच्छी बात है। और बाकी जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तब भी गियर पे भी कोई भी वाइब्रेशन नहीं है ना, तो आपको स्टीयरिंग पे कभी भी मिलने वाला है। तो एनवीएच के मामले में गाड़ी है वो अभी काफ़ी मैच्योर हो गई है। उसके बाद हम बात करें अगर इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी के बारे में तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी में ऐसा है कि इस गाड़ी को आप 80-90 पे चलाएंगे तो ही बेहतर रहेगा। उससे ज़्यादा जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि गाड़ी 80-90 तक ही स्टेबल आप महसूस करोगे। उसके ज़्यादा आप जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि बॉडी ऑन फ्रेम का जो प्लेटफॉर्म है तो आप हर समय पे इधर उधर झूलते रहोगे, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं देगा। मतलब गाड़ी इतनी स्टेबल नहीं चलने वाली है 80 की स्पीड पे, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हम बॉडी रोल के बारे में बात करें तो बॉडी रोल आपको इसमें भयंकर मिलता है। आप
अगर 80-90 की स्पीड पे जा रहे हो, लेन चेंज करोगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस है वो खो बैठोगे। उतनी स्टेबल रहती नहीं है क्विक लेन चेंज करने में, तो वो आप ना करें तो ही बेहतर रहेगा। सेम चीज़ कॉर्नरिंग के साथ भी आएगी। कॉर्नरिंग करने पर आपको ये मतलब जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं देने वाली है कि आप सही तरह से कॉर्नरिंग कर पाओगे। उसके बाद हम अगर विंड नॉइज़ की बात करें तो यह गाड़ी डेफिनेटली बिल्कुल भी एरोडायनेमिक नहीं है। तो एरोडायनेमिक ना होने की वजह से आपको इसमें भयंकर विंड नॉइज़ महसूस होने वाला है। देखो अभी मैं चल रहा हूँ 17 की स्पीड पे ही चल रहा हूँ, फिर भी इतने लोअर स्पीड पे भी मेरे को जो विंड का नॉइज़ है वो काफ़ी आता है। मेरे को पता नहीं कैमरा कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर कैमरे में भी कैप्चर हो पाया होगा तो आप भी वो आवाज़ सुन पाओगे। तो वो भी एक इश्यू है, मतलब ये गाड़ी का जो नेगेटिव पॉइंट है उसके साथ जाता है। उसके बाद हम अगर बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। जब आप हायर स्पीड में हो, हाईवे पे हो, तब तो कोई इश्यू नहीं है। वो स्टीयरिंग व्हील में मतलब वेट बहुत ही ज़्यादा आपको महसूस होता है, तो वो ठीक है। वेट ज़्यादा होने की वजह से आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, पर जब आप सिटी स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो तब भी स्टीयरिंग व्हील उतना ही वेटेड आपको मिलेगा। तो सिटी स्पीड में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने वाला है अगर आप दूसरी गाड़ियों चलाते हो तो। बाकी आप जब फेमिलियर हो जाओगे तो सिटी स्पीड पे भी कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अगर हम बात करें इसके ब्रेकिंग के बारे में, तो ब्रेकिंग के टाइम भी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल नहीं है। आप अगर हार्ड ब्रेकिंग करते हो तो गाड़ी इधर उधर हो जाएगी। हालांकि इसमें ABS आती है, फिर भी ABS उतना कुछ काम करने वाली नहीं है, क्योंकि बॉडी ऑन फ्रेम का जो प्लेटफॉर्म है वही ऐसा है कि वो आपको अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ब्रेकिंग वैसे अच्छी है, मतलब आप जैसे ही ब्रेक पेडल पे पावर रखते हो तो गाड़ी है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, और सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से आगे से गाड़ी नीचे हो जाएगी। तो आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगा कि भाई बॉडी ऑन फ्रेम है। तो कई लोगों को वो अच्छा लगता है, गाड़ी आगे से डाउन हो जाए और बम्प में से निकालोगे तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे झूलेगी। तो लोगों को जो अच्छा लगता है वो अच्छी बात है। बाकी हाई स्पीड पे आप सडन ब्रेकिंग करोगे तो गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी। वो डेफिनेटली मैंने अपने आप से मतलब फील कर लिया है, वो मैंने हार्ड ब्रेकिंग करके देखी है, स्टेबल नहीं रहती है। तो वहाँ पे भी ये इश्यू है। बाकी हम बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में, तो सस्पेंशन आपको डेफिनेटली सॉफ्ट दिए गए हैं। ख़राब रास्तों पे इसको आप अगर ले जाते हो तो ख़राब रास्तों पे आपको बहुत ही बेहतरीन एहसास ये देगी। मतलब खड्डे को जिस तरह से टैकल करती है वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये गाड़ी बनी उसके लिए है कि आपको अगर बहुत ही ख़राब रोड है, अगर रफ रोड पे ही चलाना है तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। पर इतने सारे सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से आपको कॉर्नरिंग में इश्यू आएगा। फिर हाईवे पर आप जब छोटे मोटे गड्ढे हैं उसको आप जब निकालने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। तो सस्पेंशन सॉफ्ट है, वो डेफिनेटली आपको सिर्फ और सिर्फ ख़राब रास्ते पर चलाओगे तभी ये पॉजिटिव साइड जाएगा। उसके अलावा इसके सस्पेंशन भी नेगेटिव साइड में ही है, पर अच्छे हैं, मतलब आपको ऐसे कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। अगर हम इसके माइलेज के बारे में बात करें तो अगर इसको आप एवरेज तरीके से चलाओगे, मतलब प्यार से चलाओगे, तो ये आपको हाईवे पे आप मान के चलो कि 13-14 का माइलेज देगी, और सिटी ड्राइविंग में आपको 11-12 का माइलेज देगी। अगर आप इससे ऐसी तरह से चलाओगे कि मेरे को माइलेज ही निकालना है तो हाईवे पे मैक्सिमम अराउंड 15-16 तक जा सकती है, 15-16 का माइलेज देगी। और सिटी में अगर आप ऐसे चलाओगे कि मेरे को माइलेज ही निकालना है तो ये माइलेज में आपको देने वाली है अराउंड 12-13 का। तो माइलेज के साथ वो इश्यू आपको एक देखने को मिलेगा। और अगर आप खास तरीके से इसको चलाते हो तो फिर ये सिटी में आपको 9-10 का भी दे सकती है, और हाईवे पे आपको 13-14 का भी दे सकती है। 14 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 12-13 ही कंसिडर करके चलो आप। बाकी जब भी आप इस गाड़ी को चलाते हो तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप अगर 1500 RPM तक जाओ तब गियर चेंज कर दो, तो अच्छी तरह से चलने वाली है और आपको माइलेज भी अच्छा देगी। इसको ज़्यादा रेव करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर और टॉर्क बैंड है वो मतलब लोअर रेंज में ही ख़त्म हो जाते हो, तो ज़्यादा रेव करके क्या फ़ायदा। रेसिंग के लिए नहीं बनी है, हाईवे पर चलते हो तो किसी के साथ रेस ना लगाए, वही अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं स्कॉर्पियो के बारे में। रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है स्कॉर्पियो। इसका मेंटेनेंस है वो काफ़ी चीप है, और इसके जो स्पेयर पार्ट है वो आपको कहीं पे भी लोकल मार्केट में ही मिल जाएंगे, क्योंकि गाड़ी पहले से लेकर मतलब जब से 2002 में लॉन्च हुई तब से लेकर अभी तक बहुत ही बिकी है, और आपको हर जगह पे जैसा भी आप पार्ट्स इंस्टॉल करना चाहो आप थर्ड पार्टी से इंस्टॉल कर सकते हो। बात करें सेफ्टी के बारे में, तो गाड़ी चलने में भी सेफ़ नहीं है, वैसे भी सेफ़ नहीं है। और सेफ्टी रेटिंग के बारे में बात करें तो ग्लोबल एनकैप ने रिसेंटली इसका जो क्रैश टेस्ट किया उसमें इसने 0 स्टार की सेफ्टी हासिल की थी। तो आप अगर हाई स्पीड पे चलते हो, गाड़ी वैसे भी स्टेबल नहीं है, और कहीं पे भी अगर बाई चांस भगवान ना करे कि ऐसा हो, पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो 0 स्टार सेफ्टी में आप क्या कर पाओगे, मतलब बचने का कोई चांसेस ही नहीं है।
तो बात ये है कि अगर आप उन लोगों में से एक हो जिसको एक चांस चाहिए, अगर एक अलग ही एटीट्यूड वाले बंदे हो, कोई पॉलिटिशियन बंदा है या फिर बड़ा बिजनेसमैन है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिसके पास अच्छा खासा बजट है 50 लाख का, 1 करोड़ का, फिर भी वो लोग स्कॉर्पियो में चाहे, ऐसे अगर आप बंदे हो तो आप डेफिनेटली स्कॉर्पियो ले सकते हो। अदरवाइज इसको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है इस डेट पे, मतलब 2023 के बारे में बात करें तो, क्योंकि अर्गोनॉमिक्स वाइज भी बहुत ही ख़राब है, ड्राइविंग के वक्त भी बहुत ही ख़राब है। तो मतलब कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स है इस गाड़ी के बारे में, पर जो पुरानी स्कॉर्पियो चलाते आए हैं और जिसको पता है कि बॉडी ऑन फ्रेम का जो फीलिंग है, स्कॉर्पियो जो ख़राब रोड को जैसे टैकल करती है, तो वो सभी बातें हैं वो इसके पॉजिटिव फेवर में जाती है। जिस बंदे को वो अच्छा लगता है उसको डेफिनेटली स्कॉर्पियो पसंद आएगी। और जो स्कॉर्पियो के यूज़र है वो स्कॉर्पियो के मतलब अपग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली स्कॉर्पियो में जाना ही पसंद करेंगे, क्योंकि जिसको इसका टेस्ट पसंद है ना, वही लोग जानते हैं कि ये गाड़ी कैसी है, कैसी लगती है चलाने में, क्या कुछ है। तो अभी बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है कि क्या कुछ ये ऑफ़र करती है। तो आज की डेट पे डेफिनेटली ये गाड़ी लेने लायक नहीं है। आप अगर थोड़ा बहुत ही बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो बजट एक्सटेंड करके आपको डेफिनेटली स्कॉर्पियो एन में चले जाना चाहिए। स्कॉर्पियो क्लासिक का लेने का कोई मतलब नहीं है, डेफिनेटली बहुत ही पुरानी गाड़ी है, उसके साथ एक पुराने प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, तो उतना कुछ खास ऑफर करती नहीं है। आपको अगर बजट का इश्यू है तो आप डेफिनेटली बोलेरो नियो पे चले जाइए, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पर बनती है, वो भी रियल व्हील ड्राइव है, उसके भी MLD का और वो सब ऑप्शन आता है। अगर आपका बजट कंस्टेंट नहीं है तो आप डेफिनेटली थोड़ा बजट इंप्रूव करके स्कॉर्पियो एन के साथ चले जाइए, पर इस गाड़ी का लेने का कोई भी मकसद नहीं है। अगर आप इस गाड़ी को लेना ही चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका रीज़न हो सकता है कि अगर आप ख़राब रास्तों पर ऑलवेज चलने वाले हो और आपकी रनिंग ही कुछ ऐसी है जहाँ पे आपको ख़राब रास्तों पे ही चलना है और आपको एक रियल व्हील ड्राइव चाहिए, रिलायबल गाड़ी चाहिए जो कि ख़राब रास्तों को बहुत ही अच्छी तरह से टैकल कर ले, ऐसा कुछ चाहिए तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी के साथ जा सकते हो। तो बस इतना ही था मेरा ओपिनियन स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को डेफिनेटली एक ओपिनियन तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि महिंद्रा ने इस प्रोडक्ट को आज भी क्यों सेल में रखा है। तो बस इस वीडियो में तो बस इतना ही। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।